आते जा रहे हैं। हम लोग अपनी बातचीत शुरू करते हैं। मैं सुबह 5-7 मिनट आपसे रूबरू हुआ था और बात वहाँ हमारी अधूरी रह गई। एक बार मुझे थंब इम्प्रेशन करके बताइए, आप मेरी आवाज़ प्रॉपर सुन पा रहे हैं? नमस्कार सभी लोगों को। नमस्कार देवकी नंदन सर। नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद साथी। चलिए ठीक है, संकेत आ गया है, आप लोगों तक आवाज़ प्रॉपर जा रही है। तो चलिए हम लोग प्रश्नों की व्याख्या करें उससे पहले मैं जनरल बातें जो सुबह आप लोगों के साथ कर रहा था, और सुबह बात जिस एक बिंदु पर केंद्रित मेरी थी उस समय मैं ये बोल रहा था, आप लोगों को निश्चित तौर पर दृष्टिकोण अपना परिवर्तित करना होगा। वैकल्पिक साधन आपको वैकल्पिक साधन आपको अपनाने हैं। तो मैंने उल्लेख किया था निर्मल सर की लाइव 4-5 दिन पहले क्लास हुई, उन्होंने भी स्पष्ट इस बात को कहा। अनुभवी व्यक्ति हैं, विशाल अनुभव है। तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जनरली परंपरागत जो तरीके हैं पढ़ने के, वो शायद अभी आने वाले कुछ समय तक संभव नहीं है। और रीट जिसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 सितंबर को वो हो जाएगी, तो हम लोग हिम्मत सिंह जी झाला साहब, हुक्म। स्वागत है, हुक्म। नमस्कार। हिम्मत सर का बड़ा एक आशीर्वाद रहा है, उनके साथ काम करना मेरा सौभाग्य रहा। हिम्मत सर, स्वागत है आपका। तो मैं आपके साथ बात कर रहा था रीट कंडक्ट करने को लेकर के। 2 सितंबर हम ये मान लें कि 2 सितंबर को कंडक्ट हो भी जाएगी। निश्चित तौर पर आपको अभी से अपने तरीके बनाने पड़ेंगे, वैकल्पिक साधनों को आपको अपनाना पड़ेगा। मैं जो लाइव सेशन आता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शन के लिए आता हूँ, आपके साथ कुछ चर्चाएँ करने के लिए आपसे रूबरू होता हूँ। आपको जो प्रश्न मैंने डाले हैं क्रम से गणित के डाले थे, अभी पर्यावरण के हमारे चल रहे हैं, साइंस के इसके बाद चलेंगे। तो जनरली मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूं और आपको कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ उनकी व्याख्या के साथ मैं आपको साथ साथ लेता चलूं। आपसे ये जो स्ट्रेटजी हमारी रणनीति जो है उसके ऊपर हम लोग बात करते चले। तो पहला एक बिंदु जो था हमारा सुबह चर्चा का, पहला बिंदु जो बच्चों ने कई बार पूछ चुके हैं कि क्या सर रीट तय समय पर होगी। तो मैंने सुबह बोला था कि आप ये मान लीजिए कि 2 सितंबर को ही होने वाली है। तो आप अपनी तैयारियों को इस तरीके से प्लान कीजिए कि आपकी 2 सितंबर तक आपका सारा सिलेबस जो है वो सारा का सारा सिलेबस आप अपना कंप्लीट कर पाएँ। और आपको सिलेबस, न केवल सिलेबस कंप्लीट करना है बल्कि उसका रिवीजन जो है, पुनरावृत्ति जो है वो भी आपको करनी है। जो साथी जोड़ते जा रहे हैं आप लोग अपने प्रश्न अभी मत डालिएगा, जिससे मैं हर बार आपसे निवेदन करता हूँ प्रश्न आप मुझे मैं व्याख्या कर दूँ, उसके बाद आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं कोई भी। मैं निश्चित तौर पर आपके प्रश्नों की जिज्ञासाओं के उत्तर मैं आपको दूँगा। आपकी कुछ जिज्ञासाएँ मैं लेकर के बैठा भी हूँ। तो एक चर्चा जो रीट को कंडक्ट होने को लेकर थी वो मैंने आपको बता दिया है आप लोग। और दूसरा मैं
जितने भी साथी जुड़े हैं उन सभी साथियों को मैं स्वागत करता हूं। मैं अपना जो सेशन है एक बार प्रश्नों की व्याख्या का एक बार उसको पूरा कर लूँ और उसके बाद फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15 तक पिछले सेशन में मैंने सॉल्व करा दिया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 16 से शायद प्रारंभ था। मैं एक बार 16वां प्रश्न आपका लेता हूँ और 16वें प्रश्न के बाद हम लोग चले। तो 16वां प्रश्न हमारा था, मैं आपसे एक निवेदन ज़रूर करूंगा कि आप प्रश्नों को अपने सामने खोल करके ज़रूर बैठिए, क्योंकि संवाद चलेगा तो प्रश्न आपके सामने होंगे तो बहुत बेटर तरीके से आप लोग बात कर पाएंगे। पीरू भाटिया और आप लोग कुछ लिख रहे हैं देवकी नंदन, मैं एक बार आपके उसको नहीं देख पा रहा हूँ कमेंट को। मैं आपके जो भी प्रश्न हैं उसको हम लोग एक बार वापस देख लेंगे ना। मैं आपके कमेंट को वापस एक बार आप उसको कॉपी करके रखिए, वापस मुझे कमेंट डाल दीजिए। मैं एक बार प्रश्नों पर चर्चा कर लें, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। प्रश्न नंबर 16, यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? ये एक समस्या थी और इस प्रश्न को यदि एक अध्यापक, पर्यावरण अध्ययन का एक अध्यापक यदि कक्षा में पूछता है बालकों से, तो ये पूछे जाने का उद्देश्य इनमें से कौन सा है? ये जो 4 उद्देश्य मैंने दिए थे, समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना, बिजली के स्रोतों के विषय में शिक्षार्थियों का आकलन करना, शिक्षार्थियों के कल्पनापरक और चिंतनपरक कौशलों का विकास करना, शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। तो देखिए एक बच्चे से आप बीइंग अ टीचर ऑफ एनवायरनमेंट स्टडी, आप बच्चे से, चूँकि एनवायरनमेंट स्टडी जो है वो हम चर्चा कर चुके हैं कक्षा शिक्षण में। मैंने कहा था कि आपके चारों तरफ का जो परिवेश है उस सब के बारे में बच्चा जानकारी करे। तो जब आप एक बच्चे से ये पूछते हो कि 1 माह तक अगर बिजली नहीं आएगी तो हमारा जीवन किस प्रकार का होगा, और आप बच्चों से इस प्रकार की चर्चाएं कराते हो, निश्चित तौर पर ये बच्चों के चिंतन स्तर की, उनकी कल्पनाएं, उनका चिंतन कहाँ तक जा सकता है, वो बिना बिजली के, बिना विद्युत के उनका जीवन किस किस प्रकार से प्रभावित होगा, उन सभी चीज़ों के बारे में वो अपनी चिंतन और अपनी कल्पना शक्ति से बातें करेंगे। तो जब आप इस चर्चा को कराते हो तो इस चर्चा के पीछे सिर्फ जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य होता है उनकी कल्पनापरक और चिंतनपरक जो कौशल हैं उनका विकास आप करना चाहते हो। और ऐसी काल्पनिक जो स्थितियाँ बच्चों के सामने आप देते हो कि यदि ये ना होता तो क्या होता, यदि ऐसा ना हो करके ऐसा होता तो क्या होता, ये सारी जो परिस्थितियाँ होती हैं ये बच्चों की चिंतनपरक तार्किक कौशल को, उनकी कल्पना शक्ति के विकास के लिए ये क्रियाएं की जाती हैं पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत। तो 16वें प्रश्न का उत्तर जो है उसका बिल्कुल ठीक है। 17वां प्रश्न था, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन का भाग दिया गया है। सर्वेक्षण और लेखन का भाग दिया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य, ये सर्वेक्षण और लेखन का जो भाग है इसे दिए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वह चीज़ों को खोजे और सीखे, विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में विद्यार्थियों की मदद करना, विद्यार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना। ये आपका विकल्प है। तो पर्यावरण अध्ययन में सर्वेक्षण और लेखन, आप बालकों, सर्वेक्षण एक पर्यावरण अध्ययन की एक महत्वपूर्ण विधा है। आप बच्चों के साथ जब पर्यावरण अध्ययन विषय पर काम करते तो सर्वेक्षण वहाँ एक प्रमुख गतिविधि के तौर पे लिया जाता है। तो जब बच्चों के साथ आप ये गतिविधि संचालित करते हो तो इस गतिविधि के संचालन के पीछे आपका जो उद्देश्य होता है, आप विकल्प देखिए, विद्यार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। सामान्य जानकारी की बात नहीं है, सामान्य जानकारी का आकलन आप कई दूसरे माध्यम से कर सकते हो, दूसरी परीक्षाओं। सर्वेक्षण के पीछे एक विशिष्ट उद्देश्य है। दूसरा है विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें, खोजना और सीखना। ध्यान रखिए, ये सर्वेक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। सर्वेक्षण और लेखन क्रिया में, कार्य में बच्चे जब स्वयं जाकर के कुछ आंकड़ों का संग्रहण करते हैं तो वहाँ पे वो खुद खोजते हैं, स्वयं खोजते हैं और स्वयं खोज करके स्वयं कुछ निष्कर्षों को निकालते हैं, स्वयं सीखते हैं। तो इस प्रश्न का जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 18 है, प्राथमिक स्तर की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में कविताओं और कहानियों को सम्मिलित करने का प्रमुख कारण है। इससे एक प्रश्न में बच्चों ने मुझे कुछ जिज्ञासाएं भेजी थी कि सर कहानी और उसको शामिल करने का उद्देश्य, क्योंकि मैंने विकल्प दिए थे, विकल्प लगभग नियर बाई ऑप्शन थे सारे के सारे। विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि का विकास करना,
विद्यार्थियों विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की दिनचर्या नित्यचर्या और एक रास्ता में परिवर्तन करना। आप देखिए इसके चारों विकल्पों को जब आप गौर करेंगे, मैं प्रश्न नंबर 18 की बात कर रहा हूँ, तो जब आप इसके सारे विकल्पों पर गौर करेंगे आपको लगेगा सारे के सारे विकल्प कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं। आप कहानियों को, आप ऐसी पर्यावरण शिक्षण में कहानियों को जब आप शामिल करते हो, कविताओं को जब आप शामिल करते हो, तो इसके पीछे आपको लगता है कि एक रास्ता भी समाप्त हो रही है, बच्चा संकल्पना को सीख रहा है, लेकिन नहीं। आप उसका जो मूल भाव है, जो मूल उद्देश्य है, उस पर जाइए। और इसका मूल भाव जो होता है इसका विकल्प बिल्कुल सही था, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। ये हम प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, आपको याद होगा मैंने गणित शिक्षण में भी इस एक तथ्य को जोड़ा था। प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर किसी विषय शिक्षण के उद्देश्य जो होते हैं वो बदलते जाते हैं। इस एक बिंदु पे मैंने संक्षिप्त आपके साथ चर्चा की थी। तो प्राथमिक स्तर पर जब आप कहानियों को और उसको, क्योंकि बच्चा आमोद एंजॉय के साथ सीखे, बच्चे को लगे नहीं कि वो विषय सीख रहा है, वो चारों तरफ की परिवेश को मनोरंजन करेगा और मनोरंजन के माध्यम से वो बहुत अच्छे से अधिगम कर लेगा। ये एक प्रकृति है। तो आप कहानियों को, कविताओं को पाठ्यक्रम में शामिल करने का जो उद्देश्य निहित है, आप कर लीजिए। अधिगम में आमोद प्रमोद का विकास करना, ये प्रदान करना। प्रश्न नंबर 19 है, प्राथमिक स्तर की एक अध्यापिका जलाभाव के विषय पर कक्षा 4 के बच्चों का एक प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आकलन करेगी। कक्षा 4 के बच्चे हैं, एक अध्यापिका है, तो जलाभाव, जल का अभाव है, इस विषय पर बच्चों में एक प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आकलन करेगी। बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए उपयुक्त विषय पर लिखित परीक्षा का आयोजन करके, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की, जल संरक्षण पर पोस्टर बनाने की। आप इसके चारों विकल्पों पर आप गौर कीजिए। कक्षा 4 की कक्षा में एक शिक्षिका ये बताना चाहती है कि जल अभाव क्या होता है, और इन सारी चीज़ों पर जो सबसे उत्कृष्ट जो विकल्प इसमें रहेगा, जिसके माध्यम से बच्चे बहुत प्रैक्टिकली, व्यवहारिक तौर पर उसको सीख पाएंगे, तो निश्चित तौर पर पोस्टर बनाना, लेखन करना, निबंध लिखना, ये गतिविधियाँ उतनी प्रभावी नहीं है, उपयोगी हैं लेकिन उतनी प्रभावी नहीं है। आप बच्चों से उनके व्यवहारिक अनुभव, सब विकल्प इसका बिल्कुल सही है कि यह पता करना कि अपने दैनिक जीवन में उन्होंने जल की बचत कैसे प्रारंभ की। तो बच्चे अपने व्यवहारिक जीवन के अनुभवों को जब साझा आपके साथ करेंगे तो निश्चित तौर पर वो ये समझ पाएंगे कि जल का अभाव यदि हो जाए तो उनकी जो नित्यचर्या है, दिनचर्या है, वो किस प्रकार प्रभावित होगी। तो ये प्रश्न नंबर 19 है, विकल्प इसका सब बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 20, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल का विकास होता है। मानचित्रांकन जब आप कराते हो बच्चों के साथ, तो बच्चों के किस कौशल का विकास करने के लिए ये कार्य पर्यावरण अध्ययन में, सामाजिक अध्ययन में किया जाता है। जी, मैं आपके मैसेज देख पा रहा हूँ। गुड आफ्टरनून, नमस्ते, नमस्कार, सब मैंने ले लिया है। पवन जी, आपका स्वागत है। आप अपने उत्तरों को चेक करते रहिए, अपने ज्ञान को चेक करते रहिए। तो आपने जो मुझे आंसर जो डाले थे मेरे फेसबुक पे, मैंने जब ये प्रश्न डाले थे, तो आपने जो आंसर डाले हैं उन आंसर से आप इसको चेक करते रहिए, और मैं जो उत्तर आपको बता रहा हूँ वहाँ से आपको कोई संशय होगा तो आप मुझे फिर आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे डालिएगा बाद में, मेरी व्याख्या होने के बाद। तो मानचित्रांकन जो होता है, मानचित्रांकन कराने का उद्देश्य क्या है। साफ सुथरा रेखांकन, ब गणना और अनुमान लगाना, स माप के अनुसार चित्रण करना, और द सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी होना। समझ लीजिए, मानचित्रांकन का जो प्रमुख सबसे बड़ा जो उद्देश्य होता है वो होता है सापेक्ष स्थिति का पता लगाना, दिशाबोध का पता लगाना। बच्चे को ये अनुमान रहे कि मानचित्र में कौन सी स्थिति कहाँ अंकित करनी है, कौन सा स्थान कहाँ अंकित करना है। तो जब बच्चा ये स्थितियों को लिखता है, करता है, तो ये सबसे श्रेष्ठ उसका उद्देश्य होता है। सबसे ज़्यादा विकास इस चीज़ का होता है, सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी। प्रश्न नंबर 21, कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में विद्यार्थियों के आकलन के विषय में निम्न में से कौन सा सत्य है, कौन से सत्य हैं। हाँ, ये 4 कथन। और हाँ, मुझे याद आ गया, प्रश्न नंबर 21 में मैंने प्रश्न दिया था कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन के लिए। आप में से कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि सर कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन नहीं होता है, कक्षा 3 से प्रारंभ होता है। तो बिल्कुल मैंने इस बात को तो क्लास में पढ़ा रहा था जब पर्यावरण अध्ययन, मैंने आपको कहा भी था कि कक्षा 3 से पर्यावरण अध्ययन प्रारंभ होता है। लेकिन आप समझ लीजिए, मेरे वाक्य को ध्यान से सुनिएगा, कक्षा 3 से पर्यावरण अध्ययन एक विषय के तौर पे प्रारंभ होता है।
लेकिन पर्यावरण अध्ययन 3 से प्रारंभ नहीं होता है। पर्यावरण अध्ययन जिस दिन बच्चा आपकी कक्षा में, आपके विद्यालय में प्रवेश लेता है, वहाँ से भी हम पर्यावरण की बातें बच्चों के साथ करते हैं। तो सरकारी तौर पर एक जो व्यवस्था है, तो आप उस व्यवस्था से मत जाइए। अगर इस व्यवस्था के आधार पर बात करूँ, आपकी सारे निजी विद्यालयों को देखिए। निजी विद्यालय में कक्षा 1 में आपको एनवायरनमेंट साइंस से जुड़ा उसका पाठ्यपुस्तक का टाइटल दूसरा हो सकता है, शीर्षक दूसरा हो सकता है, लेकिन एनवायरनमेंट से जुड़े कई सारे बिंदु, चाहे वो एसएसटी से हो रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड हो, आपको देखिए कक्षा 1 से प्रारंभ है। तो आप इसे एक समग्र रूप में देखिए। आपको ये ऑब्जेक्शन नहीं करना है कि सर कक्षा 1 में तो पर्यावरण होती नहीं है। हम लोग समग्र रूप में, अगर कक्षा 1 में सरकारी स्कूल है तो नहीं है, प्राइवेट स्कूल है तो है, और हम ये मान लीजिए कि कहीं भी नहीं है तो भी हम लोग कक्षा 1 में, तो चलिए ये डाउट को आप इस तरीके से, तो कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में विद्यार्थियों के आकलन में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? एक सही है, कौन से सही हैं? अमौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। पहला कथन है मौखिक परीक्षाएं आप बच्चों के साथ लीजिए क्योंकि वो लिखने में सक्षम नहीं हो। ये बिल्कुल सत्य कथन है। ये कथन कक्षा 1 के बालकों के लिए, क्योंकि कक्षा 1 का बालक लिखने में सक्षम नहीं होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। नकुल सर, स्वागत है नकुल सर। चलिए, दूसरा विकल्प है ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। कक्षा 1 के संदर्भ में ये बिल्कुल एक उचित विकल्प है। इस स्तर के कक्षा 1 के बालकों को ड्राइंग में आनंद आता है, ये इसका बिल्कुल एक उचित विकल्प है। सी है शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग, ये बिल्कुल सही है। आप बच्चों का अवलोकन करेंगे, उनकी रिकॉर्डिंग करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, आकलन करेंगे, ये सारी स्थितियाँ बच्चों के लिए बिल्कुल ठीक हैं। और डी है किसी को न रोको, नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आप उन बच्चों का आकलन ही नहीं करेंगे, ये सोचते हुए कि कक्षा 1 में तो सबको पास करना ही है, इसलिए उनको तो कोई आकलन की आवश्यकता नहीं है, ये सोच करके आप आकलन नहीं करेंगे। तो आप समझ पा रहे हैं कि जो द विकल्प है, द कथन जो है वो बिल्कुल सही गलत है, बिल्कुल सही नहीं है। ऊपर के तीनों कथन जो थे, ऊपर के तीनों कथन सही थे। मौखिक परीक्षाएं आप बच्चों का लेंगे आकलन में, क्योंकि वो लिख नहीं सकते हैं। दूसरा, आप बच्चों के साथ ड्राइंग करवाएंगे, क्योंकि बच्चों को कक्षा 1 में ड्राइंग में आनंद आता है। और तीसरा था कि आप उनका अवलोकन करेंगे, आप उनका रिकॉर्डिंग करेंगे, आप ये एक अवलोकन के तौर पे, टूल के तौर पे आप ले सकते हैं। तो तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। तो जो सही विकल्प आएगा अबसादा में आप देखिए विकल्प आएगा स, जिसमें दिया गया ए, बी और सी, ये बिल्कुल सही है। तो चलिए, ये जो प्रश्न थे, प्रश्न नंबर 21 तक, ये सारे के सारे सी टेट के प्रश्न थे। और प्रश्न नंबर 22 से मैं जो प्रश्न ले रहा हूँ, ये रीट में आए हुए प्रश्न है। मैंने अभी प्रारंभ में आपको एक बात ये कहा कि जो सी टेट के प्रश्नों पे अपनी एक समझ बना लेगा, निश्चित तौर पर रीट के प्रश्न उसके लिए खिलौना बनने वाले हैं। आप इस एक वाक्य को अपनी कॉपी पे लिख लीजिए और मेरा नाम डाल करके आप आज की डेट डाल दीजिए कि सर ने स्थिति को ये कहा, तो मैं आपको निश्चित तौर पर बता रहा हूँ आपके 10 प्रश्न रीट के कम से कम शिक्षण विधियों के पर्यावरण में खराब नहीं होने दूंगा। सी टेट के प्रश्न वो चिंतन स्तर के प्रश्न। रीट में देखो कितने सरल सवाल हैं, कुछ सूचनात्मक सवाल हैं, ज्ञानात्मक स्तर के सवाल हैं। पहला प्रश्न है निम्न में से, ये अब जो प्रश्न है वो रीट के प्रश्न है। निम्न में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सी गतिविधि ऐसी है जिसका संबंध पर्यावरण संरक्षण से नहीं है? तो प्रश्न है, विकल्प है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना ये पर्यावरण संरक्षण से निश्चित तौर पर सीधे सीधे संबंधित है। वनोन्मूलन, वनोन्मूलन वनों को काट देना, इसका संबंध नहीं हो सकता है। तीसरा है वृहद वृक्षारोपण, ये पर्यावरण संरक्षण से है। जलाशयों की सफाई, ये पर्यावरण संरक्षण से है। तो ये बाकी के जो चारों विकल्प आप देखेंगे, वनोन्मूलन जो है वनों को काट देना, इस गतिविधि का कोई संबंध पर्यावरण संरक्षण से नहीं है। तो इसका ब विकल्प से ये रीट का प्रश्न है, मेरे ख्याल से 2016 रीट का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 23 था। प्रश्न नंबर 23 देखिए आप, IEEP का पूरा नाम है। ये तो एक ज्ञानात्मक प्रश्न है, आपको सिर्फ फुल फॉर्म याद रखनी है। ये भी शायद 2016 रीट का ही प्रश्न है IEEP का, और इसका सही विकल्प था इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। जो ब विकल्प जो दे रखा है, बी ऑप्शन, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, ये इसका बिल्कुल सही एक विकल्प है। तो टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्न में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो आप जब पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के साथ आकलन का कार्य करते हो, मूल्यांकन प्रक्रिया से जब आप गुजरते हो, तो उनकी शैक्षिक उपलब्धियां आपको देखनी है पर्यावरण अध्ययन में, तो इनमें से कौन सी आकलन सूचक का प्रयोग नहीं करेंगे? ये भी 2017 या 2016 रीट का प्रश्न है, और ये कक्षा में भी मैंने आपको कराई थी। ये रीट के जो प्रश्न करा रहा हूँ,
ये कक्षा में मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, और जो बच्चे कक्षा में नहीं थे वो अभी मेरे साथ चल रहे हैं। तो अवलोकन करना ये निश्चित तौर पे आकलन का एक सूचक है। चर्चा करना ये पर्यावरण में आकलन का एक सूचक माना जाता है। प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट करना, ये आकलन का एक सूचक है। उपचारात्मक शिक्षण कराना, उपचारात्मक शिक्षण कराना एक गतिविधि है जो निदानात्मक परीक्षण के उपरांत आप कराते हो, लेकिन ये आकलन का सूचक नहीं है, आकलन के लिए नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक परीक्षणों के पश्चात कराया जाने वाला कार्य है, एक विशेष प्रकार का शिक्षण है। ये मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ जब मैंने आपको निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण वाला टॉपिक मैंने आपको कराया था। तो चलिए, इसका जो सही विकल्प होगा द होगा, उपचारात्मक शिक्षण करना, ये आकलन सूचक नहीं है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 25 प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति के संबंध में सर्वश्रेष्ठ कथन है। तो नेचर ऑफ द एनवायरनमेंट स्टडी, क्या इनमें से कौन सा एक बेटर ऑप्शन रहेगा? यह बहुमुखी व बहुविषयी है, यह अन्वेषी व दार्शनिक है, यह एकांकी व ऐतिहासिक है, और उपयुक्त सभी। अब मैं आपको कारण के साथ आप बता रहा हूँ। अन्वेषी है, पर्यावरण अध्ययन अन्वेषण निहित होता है, खोज निहित होती है, लेकिन दार्शनिक है, दार्शनिक प्रवृत्ति नहीं होती है, तथ्यात्मक तौर पे चलता है। यह एकांकी व ऐतिहासिक, एकांकी नहीं है। आप समझ लीजिए, पर्यावरण कभी भी एकांकी नहीं होता है। इसका सबसे बेस्ट जो विकल्प है, यह बहुमुखी और बहुविषयी है। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत वो सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं जो आपके चारों तरफ परिवेश में निहित होती हैं। तो इसलिए सबसे बेस्ट जो विकल्प आएगा वो आएगा यह बहुमुखी और बहुविषयी। इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26। हाँ, ये अच्छा प्रश्न था, और आप इस प्रश्न को आप गणित शिक्षण विधि, विज्ञान शिक्षण विधि सबके साथ जोड़ करके देखिएगा, हिंदी भी, SST सबके साथ जोड़ के देखिएगा। पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से बालक जीवों के प्रति दयालु, जल संसाधनों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील और वृक्षारोपण के प्रति जागरूक होता है। यह मैं 3 क्रियाओं की बात कर रहा हूँ। जागरूक होता है, संवेदनशील होता है और दयालु होता है। आप समझ लीजिए, इन तीनों का, जागरूक होना, संवेदनशील होना, ये सब आपकी सोच से रिलेटेड होते हैं, ये सारे बिंदु। और जो सोच से रिलेटेड होता है वो आपकी अभिवृत्ति होती है। आपकी जो 6 उद्देश्य जो मैंने आपको मेंशन कराए थे, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, अभिरुचि और अभिवृत्ति, तो ये जो संवेदनशील होना, जागरूक होना, दयालु होना, इसका संबंध आपकी सोच से होता है, आपकी एटीट्यूड, आपके दृष्टिकोण से होता है। तो किस उद्देश्य की प्राप्ति का सूचक है? तो निश्चित तौर पर आंख बंद करके अभिवृत्त्यात्मक। आप दूसरे विषयों में भी, हिंदी में, सामाजिक में, पर्यावरण में, गणित में, विज्ञान में, जहाँ भी जब आप एक ऐसा बिंदु देखते हैं जहाँ पे ये आता है कि उसके अंदर संवेदनशीलता आती है, उसके अंदर ये समझ आती है, वो ये समझता है, वो ये सोचता है, इन सब का संबंध, जो कनेक्शन जो होता है वो हमारे एटीट्यूड से होता है। आंख बंद करके उन सभी प्रश्नों पर आप अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति पे आप निशान लगा के आइए। और लास्ट क्वेश्चन है 27। जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली वैश्विक एजेंसी है। इंटरनेशनल लेवल पर ऐसी कौन सी एजेंसी है जो जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करती है? यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO, नाबार्ड। तो यूनेस्को करता है, ये आपको पता होना चाहिए। यूनिसेफ जो है वो बच्चों के लिए कार्य करने वाला, जेंडर संवेदनशीलता के प्रति कार्य करने वाला एक संगठन है, UNO का। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन है। नाबार्ड जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज़ में वित्तीय योजनाओं के लाभ पहुंचाने के लिए बना संगठन है। तो इन तीनों संगठनों का कोई संबंध नहीं है विविधता, जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के। यूनेस्को जो है उसका काम जैव विविधताओं के, पर्यावरण संरक्षण के लिए, विश्व धरोहरों के लिए, इन सभी के लिए कार्य करने वाला संगठन है। तो सही जो विकल्प होगा वो दैट इज बी। तो मित्रों, ये आपके 27 प्रश्न जो थे आपके पर्यावरण के हो गए हैं। मैं आपके लिए और प्रश्न पर्यावरण शिक्षण विधियों को डालना चाह रहा था पिछली रीट के प्रश्नों में मुझे ऐसा कोई प्रश्न नहीं दिख रहा है बहुत ज़्यादा जो प्रश्न आपको ऐसा लगे। मैं जिस दिन आपके सामने सारे बोर्ड पर लिख करके, अगर मान लीजिए कक्षा सेशन पॉसिबल जब भी हुआ, या मैं अभी भी अगर आपके साथ लाइव में वो सब प्रश्नों को एक साथ बोलता जाऊँ, तो वो प्रश्न इतने ईजी हैं जो रीट में आई हैं गत शिक्षण विधियों, गत वर्षों में पर्यावरण की शिक्षण विधियों में, इतने ईजी हैं कि इधर से मैं बोलूँगा और उधर से आप आंसर आप देंगे। तो चलिए, ये एक समस्या जो थी आपके 27 प्रश्नों की व्याख्या की। जब ये प्रश्न और बढ़ेंगे, मैं आपको आज शाम को प्रश्न डालने का प्रयास करता हूँ। जब ये प्रश्न भी लगभग 50 तक पहुँचेंगे तो फिर पूरे 50 प्रश्नों की एक PDF में अगेन बना करके आपको डाल दूँगा। उनके साथ मैं बात करता हूँ। और पहले तो मैं उन सभी साथियों को धन्यवाद दे दूँ जो मेरे से जुड़े हैं।
गणपत विश्नोई के तो हमेशा मैसेज 10-10 मैसेज पूरे चर्चा में ये रहता है कि आशीर्वाद सदा बना रहे, तो आशीर्वाद तो सदा बना है। ये स्वाभाविक बात है एक अध्यापक के लिए, ये उसका उत्तरदायित्व होता है कि वो अपने बच्चों के साथ हमेशा इस भाव को बना करके रखें। मैं आपके जो बाकी कमेंट हैं, शिक्षण विधि साधन है, धर्मेंद्र सीरा ने एक प्रश्न डाला है, शिक्षण विधि साधन है, आप समझ लीजिए विधियां साधन होती हैं। साधन और साध्य का जो आपका प्रश्न है मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करूँ। बच्चों ने कहा है, अरुण सिंह स्वागत है आपका। बच्चों ने पूछा एक प्रश्न जो अभी इस कमेंट में डला हुआ है, मैं देखता जा रहा हूँ कि शिक्षण विधियां साधन है। निश्चित तौर पर शिक्षण विधियां साधन है। साधन क्या होती है, साध्य क्या होता है? साध्य वो होता है जिसे प्राप्त करना है, और साधन वो होता है जो तरीके का प्रयोग करके आप उस उद्देश्य को प्राप्त करें, वो लक्ष्य जो आपको प्राप्त करना है। तो जो शिक्षण के उद्देश्य जो होते हैं वो आपका लक्ष्य होते हैं, वो आपकी साध्य होते हैं, और उससे साध्य को प्राप्त करने के लिए जो भी टूल, जो भी तरीके आप काम में लेते हो वो आपका साधन होते हैं। शिक्षण विधियां निश्चित तौर पर अनडाउटेडली साधन है, दैट इज अ टूल टू अचीव द गोल। चलिए, तो ये आपका, और मैं आपके कमेंट देख लूँ। यस, मैं जहाँ तक कमेंट देख पा रहा हूँ आप बच्चों को, आप बच्चे, और मैं देखिए कुछ बातें जो जनरली बातें आपके साथ मैं करना चाह रहा था। जो बच्चे मुझे जुड़े हैं, रेखा चौहान, कुछ गंभीर, कुछ बच्चों ने जो मुझे फेसबुक पे वापस डाल के रिक्वेस्ट किया, और पाठ्यपुस्तक साधन है। गणपत विष्णु जी पूछ रहे हैं पाठ्यपुस्तक साधन है। निश्चित तौर पर पाठ्यपुस्तक एक साधन है, साध्य नहीं है। पाठ्यपुस्तक एक साधन है। पाठ्यपुस्तक में जो विषय सामग्री जो दे रखी है, उस विषय सामग्री के माध्यम से आप निहित उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। तो मैं जिस एक बात को बोलना चाह रहा था, मैंने कहा भी था, आप बच्चों के साथ आप जो बच्चे जुड़े हैं, अब मैं कम से कम बंद तो नहीं करूँगा, ये तो मैंने निर्णय ले लिया है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर मैं चाहूँगा कि आपको सभी बच्चे, मैं अभी आपको एक दो बच्चों ने कहा सर मोटिवेशनल बात कीजिए, मैं तो अगर समझ लीजिए मैं खुद 4-5 दिन गुस्से में आपको प्रश्न डाले, लेकिन मैं खुद थोड़ा सा असामान्य, मैं खुद थोड़ा सा अपसेट था, क्योंकि मुझे मेरा जो मूल काम है वो मूल काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोगों की वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे खुद थोड़ा सा अजीब सा लगा। बच्चों ने लगातार पिछली बार डाले, मैंने आपको कहा भी था अपने सेशन के एंड में कहा था कि ये सारी जो फालतू की चीज़ें हैं उन पर आप फोकस मत कीजिए, चर्चाओं पे आप लोग फोकस कीजिएगा। तो एक जो बच्चों ने बात डाली थी कि सर आप बाकी दूसरे बच्चों की वजह से हमारा नुकसान मत कीजिए, निश्चित तौर पर मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ, आपका नुकसान नहीं करूँगा। चाहे प्रश्न कम डालें, मैं शायद कम कर पाऊँ, लेकिन डालूंगा ज़रूर, रोज़ डालेंगे, और 2 दिन नहीं तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन छोड़ करके मैं लाइव आकर की कोशिश भी करूँगा। हाँ, प्रश्न ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं जल्दी भी लाइव आ सकता हूँ। और आपके कमेंट में एक बार देखते जाओ, और कमेंट कौन से हैं जो आपके आते जा रहे हैं। यस, मैं, हाँ, राम राम सर जी, राम राम, नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों को। हेलो मास्टर जी, नमस्कार मास्टर जी। चलिए ठीक है। और मेरे पास कोई टेक्निकल टीम नहीं है जो मुझे कमेंट को निकाल के मुझे खुद देखने होते हैं। अभिषेक जवन, नमस्कार। यश कुमार आचार्य, यस, आपका प्रश्न एक और लिखो। किसी क्वेश्चन के लिए वैलिडिटी ज़्यादा ज़रूरी है या रिलायबिलिटी? समझ लीजिए, नहीं, ये आप इस तरीके से तुलना मत कीजिए, आप इस तरीके से तुलना मत कीजिए कि हमारे लिए आंखें ज़्यादा ज़रूरी हैं कि नाक ज़्यादा ज़रूरी है। रिलायबिलिटी जो है, विश्वसनीयता अलग एक गुण है, वैधता अलग एक गुण है। वैधता से अभिप्राय होता है, यश समझ लीजिए आप, यश मेरी बात पूछो, आपने तो ऐसे एक प्रश्न कर लिया है, ये प्रश्न आप किसी गाइड से अगर उठा करके पूछ रहे हैं या स्वाभाविक जिज्ञासा है तो एक अलग बात है। बाकी प्रमाणित पुस्तकों में ऐसा कभी, प्रमाणिक परीक्षा में ये नहीं पूछा गया होगा कि इन दोनों में से कौन सा जरूरी है। ये प्रश्न तो बिल्कुल उस भांति हो गया कि हमारे लिए आँख ज़्यादा जरूरी है कि नाक ज़्यादा जरूरी, दोनों जरूरी है। कोई प्रश्न विश्वसनीय होता है, इसका अभिप्राय ये होता है कि आप उससे कभी भी कितनी भी बार पुनरावृत्ति करके भी आप लेंगे, परिस्थिति बदल के भी लेंगे, उसकी परिणाम की प्रकृति पे अंतर नहीं आएगा, ये ज़रूरी है एक प्रश्न में। और वैधता होती है कि वो जिस उद्देश्य का मापन आपको करना है उसके लिए सार्थकता, शुद्धता से उसका मापन करता है या नहीं करता है, ये उसके वैधता का गुण है। मैंने बहुत विस्तार से चर्चा की थी जी।
सर लेवल 1 में ये सर अभिषेक लेवल 1 में है। पहला हाँ, एक और बच्चों ने ये लेवल 1 का अभिषेक का प्रश्न देख करके मुझे याद आ गया। आज सुबह से भी मुझे 2-3 मैसेज आए थे, मैं चर्चा कर रहा था। बच्चों ने, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये पूछ रहे हैं कि सर लेवल 1 की करें कि लेवल 2 की करें। हमने बीएड भी कर रखा है और एसटीसी भी कर रखी है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर मैं सीडी बीएड बाल विकास कर रखा है तो मुझे कौन सा करना चाहिए। अरे आप ये सब झंझट में आप पढ़ते क्यों? आप लेवल 1 लेवल 2 का आप कंपेरिजन तो करें एक बार। अभी ना तो फॉर्म भरे गए हैं, ना आपने अपने आप को घोषित कर दिया है कि मैं लेवल 1 लेवल 2 में हूँ। आप ही देखिए लेवल 1 लेवल 2 में अंतर, जो साइंस ग्रुप के बच्चे उनकी मैं बात कर रहा हूँ। साइंस ग्रुप के बच्चे गौर से आप समझ लें कि भाषा जो प्रथम भाषा है, द्वितीय भाषा है, तीसरी संवर की वो सेम है आपकी। शिक्षा मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी वो बिल्कुल सेम है। 90 नंबर का पार्ट बिल्कुल सेम है। जो 60 नंबर का गणित विज्ञान इधर है, वहाँ 30-30 नंबर के पर्यावरण गणित है, तो गणित सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। कुछ टॉपिक गणित के वहाँ लिखे नहीं है लेकिन वो वहाँ पर हैं, जो यानी लिखे हैं वो इसमें। गणित हमेशा समान होता है। तो 120 नंबर का मैटर जो है वो आपका बिल्कुल सेम है। आप तैयारी कीजिए। अब एक विज्ञान है और एक पर्यावरण है, तो डिपेंड करेगा वैकेंसी जब आती हैं तो फर्स्ट लेवल की कितनी वैकेंसी गवर्नमेंट दे रही है और एप्लीकेंट कितने हैं, फॉर्म भर के आप देख लीजिए। और वहाँ से 120 नंबर का मैटर तो समान है ना, तो आप तो अपने मैटर पे फोकस कीजिए, अपनी उत्कृष्टता पे फोकस कीजिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप अभी से, कुछ बच्चों ने ना तो फॉर्म भरा है ना कुछ, और अभी से पतले हुए जा रहे हैं। सर फर्स्ट लेवल का मेरा सेकंड लेवल भरना, तैयारी एक ही की करनी है। निश्चित तौर पे मैं सहमत हूँ, तैयारी किसी एक की करनी है, लेकिन अभी आप तो आप देखें लगभग समान है। जो पर्यावरण का पार्ट है उसमें साइंस भी तो है, साइंस भी है ना उसमें। 120 तो बिल्कुल कंप्लीटली सेम है। अब जो 30 नंबर का शेष जो पार्ट है उसमें भी साइंस सेम है, तो आपका बच्चा कितना 10-15 नंबर का ही तो अंतर आ रहा है। आप तैयारी कीजिए, आप सारे विषयों पर फोकस कीजिए, जो रिलीवेंट है वो सब कुछ आप पढ़ना है। तो एक तो ये है, जगह आएंगी तब ये पता लगेगा फर्स्ट सेकंड की कितनी है। कुछ और कमेंट एक बार मैं देख पाऊँ कमेंट, तो कमेंट में एक बार पढ़। सर हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क ज़रूरी है, तो सर स्मार्ट वर्क कैसे? जी यस, दिग्विजय शब्द का बहुत अच्छा प्रश्न है कि हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क ज़रूरी है। तो ये स्मार्ट वर्क क्या है? आप देखिए, मैंने क्लास में आपको चर्चा के दौरान मैंने कहा था कि तैयारी करना। एक बात आप मेरे एक वाक्य को अच्छे से समझ लीजिए आप लोग, कि यदि आप ये सोच रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ ये घना परिश्रम करके ही आप टीचर बन जाना है, तो दिमाग से निकाल दीजिए इस बात। ये परिश्रम की जो पोटली है, ये पोटली आपका सिलेक्शन नहीं कराने वाली है। इस परिश्रम की पोटली से पहले आपका एटीट्यूड, आपकी रणनीति, आपकी योजनाबद्ध जो तरीका है वो आपका सिलेक्शन कराएगा। बाकी तो इस गठरी को उठा करके बहुत सारे 2012 से तब से रीड देते आ रहे हैं। 4-4 रीड दिए हुए बच्चे मेरे स्टूडेंट हैं, और उन बच्चों का हमेशा एक प्रश्न होता है कि सर हम ये समझ नहीं पा रहे कि उनको सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। मैं हमेशा उनको एक बात कहता हूँ कि अपनी रणनीतियों को, अपनी योजनाओं को, अपने तरीके को तलाशिए। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। मैं आज सुबह एक स्टूडेंट को अपने एक स्टूडेंट की बता रहा था। मेरे एक मित्र के वाइफ का एक एग्जाम्पल था। मैंने बताया था कि 10 साल तक अपने घर में हाउस वाइफ रहने के बाद कोई पढ़ाई से दूर दूर तक लिंक नहीं है। अचानक वो 2016 में ये फैसला करती है कि मुझे लेक्चरर परीक्षा का देना है इंग्लिश लिटरेचर से, और कुछ सजेशन के बाद, मेरे कुछ सजेशन के बाद, स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ घर रह करके जिद से तैयारी करती है, और अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में बिना किसी उसके और सिलेक्शन होता है लेक्चरर। आज वो गवर्नमेंट लेक्चरर है, 2 साल नौकरी, 2 साल से ज़्यादा हो गई नौकरी को, 2017 में ज्वाइन किया। सिलेक्शन आपकी जिद कराएगी। आप लोग ये सारे के सारे पूर्वाग्रह दिमाग से निकाल दीजिए। स्मार्ट वर्क होता है आप तरीके से, मैंने क्लास में इस पर चर्चा की थी। क्लास में आप लोग मेरे वीडियोस को देखेंगे, वहाँ लास्ट में मैंने सेशन में कुछ जगह चर्चा की है, मैंने लिख करके भी बताया था। आप अपने दिन भर के आप ये देख लीजिए, आप इजी गोइंग में कितने घंटे आप निकाल सकते हैं पढ़ने के लिए, उतने घंटे आप कागज़ पे लिखिए और उसका 7 में गुणा करके, एक 7 दिन के सप्ताह में गुणा करके छोटी योजनाएं, 7 दिन की योजनाएं आप बनाइए। तो वहाँ से आप लोग बात करेंगे तो बेटर होगा। और मैं ये स्मार्ट योजना होती है, और आप 7 दिन में, जैसे मान लिया कि वो बच्चा मैं हूँ और मैंने 6 घंटे प्रतिदिन अपना सोचा है कि पढ़ सकता हूँ, तो 7 दिन के 7 42 घंटे मेरे होते हैं। तो 42 घंटे की आप योजना बनाओ, और जब इस 42 घंटे की योजना के अनुसार आप पढ़ लो, फिर नेक्स्ट
42 आवर्स की आप बनाए, फिर अगले, तो 7-7 दिन की योजना बना करके आप काम कीजिए। आपके मन में एक सकारात्मकता आएगी। सकारात्मकता ये आएगी कि आप जो योजना बनाते हो आप उसको पूरा करते हो, अचीव करते हो अपने गोल। यस। दोनों का भर सकते हैं क्या फॉर्म? आप दोनों का भर सकते हो, डेफिनेटली आप दोनों का भर सकते हो। एग्जाम दिनेश पूछ रहे हैं, कंडक्ट एग्जाम जब होगा तो लेवल 2 एक शिफ्ट में होता है, लेवल 1 एक शिफ्ट में होता है, तो आप चाहें तो दोनों का दे सकते हैं, डेफिनेटली दे सकते हैं। लेकिन आपको, आप समझ लीजिए, या तो आप अपने ऊपर इतना ट्रस्ट रखते हो, आप इतना जो अलग अलग जो भाग है आप उसको कवर कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि खास तौर से लेवल 2 साइंस मैथ वाले और लेवल फर्स्ट वाले, इन दोनों की मैचिंग ज़्यादा है। लेकिन लेवल 2 एसएस का अगर कोई बच्चा है और वो लेवल फर्स्ट में है, तो आप समझ लीजिए गणित और पर्यावरण वो बिल्कुल भिन्न है। वहाँ से वहाँ 90 नंबर का सिम है, 60 नंबर का आपके सिलेक्शन को रुकवा देगा। आपको 2 नामों में पैर नहीं रखना है। सेकेंड लेवल साइंस मैथ ग्रुप वाला अगर पर्याप्त जगह आती हैं तो निश्चित तौर पर जो बीएड है वो बीएड वाला लेवल 2 मैथ्स का भरे हुए। और फर्स्ट लेवल में जैसे पुराना इतिहास है कि फर्स्ट लेवल में जगह ज़्यादा निकलती हैं, कंपटीशन कम रहता है, तो आप इस बात को भी दिमाग से निकाल दीजिए आज की डेट में। क्योंकि अभी पिछले 2-3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर ऐसे बहुत सारे बच्चों ने बीएसटीसी कर लिया है, जिन बच्चों ने शुरू में ये सोच लिया था कि बीएसटीसी वालों को फ़ायदा है। तो ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जो बीएड है लेकिन जिन्होंने एसटीसी की है। अभी फॉर्म भरने आएंगे तब आपको पता लग जाएगा। चलिए, यस। तो मैं और आपके कमेंट जो देख पा रहा हूँ, अपने ऊपर भरोसा रखिए। अपने रोज़, मैंने आपको पिछली बार कहा था कि प्रत्येक दिन अपने से ये कहिए कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। और जब आप प्रत्येक दिन अपने आप को ये दिलासा दिलाते हो कि आप कर सकते हो, तो निश्चित तौर पे आप कर सकते हो। मोहनलाल टाड़ बोले, अगर आपकी रणनीति बेहतर है तो समझ लो आधा युद्ध जीत लिया है। हाँ मोहनलाल ये कमेंट कर रहे हैं, ठीक बात है। वेल बिगन इज़ हाफ डन, ये बिल्कुल एक कहावत है। तो अगर आपने अच्छे से स्टार्ट किया है तो आपने आधा युद्ध जीत लिया, निश्चित तौर पे मैं मान सकता हूँ। साबिर खान, पूजा मुदगल, संदीप, सभी का स्वागत है। सीताराम पटेल, आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग जो चर्चा में जुड़े हैं। मैं एक बस आपको एक मोटिवेशन की बात जो बोल रहा था, बच्चों ने कहा था कि सर आप एक मोटिवेशन की बात बोलिएगा। मैं अभी आज दोपहर को मैं आचार्य रजनीश को पढ़ रहा था, ओशो के नाम से जिनको जानते हैं, आचार्य रजनीश को एक बहुत छोटा सा बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बहुत अच्छी स्टोरी में पढ़ रहा था कि आचार्य रजनीश अपना एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि एक बार दिल्ली से मनाली जा रहे थे वो किसी साथी के साथ, अपने शिष्य के साथ कार में, और कार को एक सिख चला रहा था, एक सरदार जी चला रहे थे। बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। तो जब वो कार मनाली के खतरनाक रास्तों पे जाने लगी तो वो जो सरदार जो ड्राइवर था, वो सरदार ड्राइवर घबरा करके और कार छोड़ करके उतर गया। उसने ओशो को कहा कि नहीं अब कार मैं नहीं चलाऊँगा, इतना रास्ता खतरनाक है, मुझे डर लग रहा है। तो ओशो ने उससे कई बार कहा कि आप चलाइए कार, तो वो घबरा करके उसने कहा नहीं। और तब तक पीछे से कोई दूसरी एक गाड़ी आ रही थी किसी पुलिस अफसर की, और संयोग से जो पुलिस अफसर थे वो भी सिख थे। उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी, आचार्य रजनीश को प्रणाम किया और सारी स्थिति को जान करके वो ड्राइवर के पास गए और ड्राइवर से उन्होंने कान में कुछ कहा, और 1 मिनट में कान में कुछ कहा। वो ड्राइवर चुपचाप आकर के अपनी गाड़ी में आकर के बैठ के ओशो की गाड़ी में, और ओशो की गाड़ी को लेकर के मनाली की ओर बिंदास शानदार तरीके से गाड़ी चलाता हुआ और वो चलने लगा। तो आचार्य रजनीश को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने ड्राइवर से पूछा कि सरदार जी क्या हुआ आपको? तो उन्होंने पीछे कहा क्या, जो आप अपना भय, अपना डर सब कुछ निकाल करके, असफलता का भय निकाल करके आप इतनी शानदार गाड़ी चला रहे हो, जबकि थोड़ी देर पहले आपका ये कहना था कि नहीं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, रास्ता खतरनाक है। तो ड्राइवर ने जो उत्तर दिया साथियों, वो उत्तर बहुत शानदार था। आप समझ लीजिए, ड्राइवर ने कहा कि महाराज मुझे तो, जो हमारे जो दूसरे पुलिस अफसर थे सिख ही थे, वो मेरे ही धर्म से थे, उन्होंने सिर्फ एक वाक्य बोला कि सरदार होकर के डरता है क्या? तो उनके इस वाक्य ने मेरे अहंकार को जगा दिया है कि मैं सरदार हूं और मैं कैसे डर रहा हूं, अब मैं कुछ भी हो जाए बिना डरे चलाऊंगा। ये अहंकार का जो जगना है, अपने अहंकार को जगाइए कि आप क्यों नहीं अचीव कर सकते। तो मैं अभी दोपहर को जब आचार्य रजनीश पढ़ रहा था, मेरे पसंदीदा एक दार्शनिक है, मैं पढ़ता रहता हूँ, तो कितना एक शानदार उल्लेख था उनका। तो अपने अहंकार को जगाइए, रोज अपने से ये सवाल पूछिए कि वाई यू कांट अचीव द गोल, आपके अंदर क्या कमी है जो आप अचीव नहीं कर सकते, और डेफिनेटली यू विल अचीव द गोल। तो चलिए, मैं सुमेर चौधरी,
तो चलिए आपके जो प्रश्न हैं हम लोग अगली बार शामिल कर लेंगे। सुबह मेरा मूड था काफ़ी देर बात करता, और अभी तो मैं सो भी नहीं पाया आप लोगों के 4 बजे के सेशन के लिए। आज रात को मैं देखता हूँ, कुछ प्रश्न मैं आपके लिए डालता हूँ, और यकीनन हम लोग आगे फिर पर्यावरण के कुछ प्रश्न मैं जल्दी आपके 50 प्रश्न पूरे करने का काम करता हूँ। फिर वापस मैं विज्ञान और गणित पे वापस आ जाऊँगा, और तब सब लोग, और मैंने सब लेवल वाले बच्चों को, सब विषय वाले बच्चों को कहा था कि आप बिल्कुल ये सोच करके शिक्षण विधियों को देखिए कि ऑलमोस्ट सेम होता है काफ़ी कुछ। अगर विषय की विशिष्टता का काम ना करें तो आदि तो शिक्षण विधियाँ समान है, कॉमन है। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो सभी साथी जुड़े हैं, और मैं आशा करता हूं, अपेक्षा करता हूं आप लोगों से कि अगला सेशन जब भी आएगा मैं आपको पूर्ण सूचना दूंगा। ये मैं आपसे कमिटमेंट करके जा रहा हूं कि प्रश्न डालना और लाइव आना फ़िलहाल तो बंद नहीं कर रहा हूं। मैं पूरे लॉकडाउन में मैं आपके साथ चलने का प्रयास करूँगा, प्रयास कर सकता हूँ, लेकिन आपको एक कमिटमेंट करना पड़ेगा। आप लोग शेयर, मैंने छोटा सा काम आपको कहा था कि आप वीडियो शेयर किया कीजिए, आप वीडियो शेयर किया कीजिए। कुछ और बच्चे जो हैं, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते हैं तो मुझे लगता है कि मेरा प्रयास, मेरी मेहनत सार्थक हो रही है। तो आप लोग शेयर भी नहीं करते हो वीडियो, तो मुझे सब दिख ही जाता है कि कितने लोगों ने शेयर किया। आप लोग प्लीज़ आप वीडियो को भी शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँचे, तो बच्चों को लगे कि हाँ उनके साथ भी कोई सार्थक काम हो। तो चलिए मैं आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो सभी साथी मेरे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत आभार, और हम लोग इस एक वादे के साथ हम लोग चलते हैं कि हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे। मैं आज शाम को आपके साथ प्रश्न डालता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर।